यहाँ देखते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उससे पहले ट्राइगन ऑफ ब्लैडर के बारे में देखते हैं। सो ट्राइगन ऑफ ब्लैडर इट इज़ अ मेसोडर्मल डेरिवेटिव। इसमें रूगे एब्सेंट होता है, क्योंकि रूगे मतलब म्यूकोजल फोल्ड्स जो ब्लैडर में होता है दे आर एब्सेंट। ये उसका एक स्पेसिफिक फीचर है, एब्सेंस ऑफ रूगे। इसमें जो म्यूकोजा होता है इट इज़ अदरेंट टू द अंडरलाइन डेट्रूसर मसल। सब म्यूकोजा इज ऑल्सो एब्सेंट। ये उसके टिपिकल फीचर्स हो गए ट्राइगन ऑफ ब्लैडर के। तो ये जो देख सकते हो ये वाला इट इज़ द ट्राइगन ऑफ ब्लैडर। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें, ये है यूरेट्रिक ऑरिफिस, ये यूरेट्रिक ऑरिफिस जो यूरेटर ओपन करता है, उन दोनों के बीच में जो रिज है इसे कहता है इंटर यूरेट्रिक रिज या फिर मर्सियर्स बार। इंटर यूरेट्रिक रिज या फिर मर्सियर्स बार, ये उसकी बाउंड्री बना दी है। यूरेट्रिक ऑरिफिस ऑन ईदर साइड एंड मर्सियर्स बार ये बेस बनाता है। इट इज़ अ थिकन बैंड बिटवीन टू यूरेट्रिक ऑरिफिस, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्राइगन। क्लियर। अब जो ट्राइगन ऑफ ब्लैडर है वो एक्सटेंड करता है इनटू द प्रोस्टेट, कि प्रोस्टेट में भी थोड़ा सा एक्सटेंड करता है। इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट, कि ये ट्राइगन ऑफ ब्लैडर का ही पार्ट है, ये एक्सटेंड करता है इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट। अब आगे जाके यूरेथ्रल क्रेस्ट एक्सपांड होता है और उसे हम कहते हैं सेमिनल कॉरिक्यूलस या फिर वेरोमोंटेनम। वेरोमोंटेनम बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरेथ्रल क्रेस्ट आगे जाके एक्सपेंड होता है, उसे हम कहते हैं वेरोमोंटेनम, जहाँ पे 3 ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट्स की और 1 ओपनिंग होती है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की। कि 2 ओपनिंग होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट की और 1 ओपनिंग होती है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की। क्लियर। तो वेरोमोंटेनम में 3 ओपनिंग होती है, 2 इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड 1 प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। क्लियर। उसके बाद अब देखते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अब इसमें मीडियन लोब देखें तो मीडियन लोब के एंटीरियरली होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, पोस्टीरियरली होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड बेस ऑफ द मीडियन लोब इट एक्सटेंड इनटू द ब्लैडर। ये हमने देखा था, बेस ऑफ द मीडियन लोब इट एक्सटेंड इनटू द ब्लैडर। इसी वजह से जब भी बीपीएच में एनलार्ज प्रोस्टेट होगा इट कॉजेस पाउच ऑफ स्टैग्नेंट यूरिन। तो इसमें देख सकते हो ये मीडियन लोब है, ये मीडियन लोब ये एक्सटेंड कर इनटू द ब्लैडर। बीपीएच में ये एनलार्ज होगा इट कॉजेस स्टैग्नेंट पाउच ऑफ यूरिन। फिर एनलार्ज मीडियन लोब। उसके बाद और कौन कौन से लोब होते हैं, तो इसमें 5 लोब होता है टोटल। एक मीडियन लोब, पोस्टीरियर लोब, 2 लेटरल लोब एंड एंटीरियर लोब। के टोटल 5 हुए, एक मीडियन, 2 पोस्टीरियर, सॉरी एक मीडियन, 1 पोस्टीरियर, 2 लेटरल एंड 1 एंटीरियर। जो लेटरल लोब होता है वो पोस्टीरियरली जाके पोस्टीरियर लोब बनाता है और दूसरा लेटरल लोब मतलब लेटरल लोब एंटीरियरली जाके एंटीरियर लोब बनाता है। तो ये हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। उसके जस्ट पीछे होगा मीडियन लोब, पोस्टीरियर लोब, ये एंटीरियर लोब और ये 2 लेटरल लोब। क्लियर। ये हो गए लोब्स ऑफ प्रोस्टेट। उसके बाद जोन्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड देखते हैं। तो इसमें एक होता है ट्रांजिशनल जोन, सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन। इतने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। ट्रांजिशनल जोन इट सराउंड्स द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड बीपीएच में ये ट्रांजिशन जोन एनलार्ज होता है, कि बीपीएच में ये ट्रांजिशन जोन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद सेंट्रल जोन सराउंड्स द इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड कार्सिनोमा इज रेयर बट इट इज़ इन्वेजिव टाइप, कि सेंट्रल जोन में मोस्टली कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर कार्सिनोमा हुआ देन इट इज इन्वेजिव टाइप। मेन ये ट्रांजिशन जोन याद रखना है, इसमें बीपीएच होता है और ये एक पेरिफेरल जोन याद रखना है। इट सराउंड्स डिस्टल पार्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड कार्सिनोमा ऑकर्स मोस्ट कॉमनली इन द पेरिफेरल जोन। तो पेरिफेरल जोन में कार्सिनोमा, ट्रांजिशन जोन में बीपीएच। क्लियर। और ये जो कार्सिनोमा होगा इनिशियली वो एसिम्प्टोमेटिक होगा पेशेंट और एडवांस स्टेज में ही सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए। तो पेशेंट प्रेजेंट्स विथ कार्सिनोमा ओनली बाय एडवांस स्टेज। ब्लड सप्लाई उसका 3 ब्लड सप्लाई, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी एंड इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। मिडल रेक्टल, इंटरनल पुडेंटल एंड इंफीरियर वेसिकल। अब ये जो जोन्स ऑफ प्रोस्टेट इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देख सकते हो ये हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, इसके जस्ट सराउंडिंग होगा ये ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन ये सराउंड करता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को सराउंड करता है। यहाँ पे बीपीएच होता है। फिर उसके बाद पीछे होगा ये पूरा सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये हमारी है इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसको सराउंड करता है सेंट्रल जोन। फिर उसके अराउंड आ जाएगा पूरा हमारा ये पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन यहाँ पे कार्सिनोमा होता है और प्रोस्टेट, और ये डिस्टल प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा उसको सराउंड करता है। और उसके आगे होगा बाकी जितना भी पार्ट बचा एंटीरियरली, यहाँ पे आ जाएगा एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। क्लियर। सबसे अंदर ट्रांजिशन जोन, उसके जस्ट पीछे सेंट्रल जोन, फिर पेरिफेरल जोन एंड देन एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। इस तरह से जोन्स डिवाइड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड पे। क्या देखते हैं किडनी एंड यूरेटर के बारे में। तो एक डेवलपमेंटल अनोमली है किडनी की विच इज़ नोन एज हॉर्स शू किडनी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन
अनोमली इन द डेवलपमेंट ऑफ द किडनी। इसमें होता क्या है, लोअर पोल्स ऑफ किडनी जो होता है वो फ्यूज़ हो जाता है, उसे कहते हैं हॉर्सशू किडनी। ये जो लोअर पोल्स होता है किडनी के वो फ्यूज़ हो जाता है, इसे कहते हैं हॉर्सशू किडनी। नॉर्मली किडनी होती है, इट इज़ फॉर्म्ड इन द पेल्विस एंड लेटर इट असेंड्स टू द एब्डोमेन। लेकिन इसमें होता क्या है, जो असेंट होता है ऑफ द हॉर्सशू किडनी, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो असेंट होता है ऑफ किडनी फ्रॉम पेल्विस टू एब्डोमेन, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्लियर। तो अगर छोटे बच्चे में होगा तो रीनल एजेनेसिस होगा, मतलब रीनल डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन लीडिंग टू ओलिगोहाइड्रेमनोस। तो ये सिर्फ चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अब किडनी के बारे में, किडनी इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। उसकी कवरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सबसे अंदर होती है रीनल कैप्सूल, फिर होती है पेरीनेफ्रिक या पेरीरीनल फैट के रीनल कैप्सूल, फिर पेरीनेफ्रिक फैट, फिर होता है रीनल फेशिया या फेशिया जीरोटा। रीनल फेशिया या फेशिया जीरोटा, इसमें 2 लेयर्स होते हैं, एंटीरियर रीनल फेशिया या फेशिया ऑफ टॉड एंड फेशिया जुकरकांड। ये फेशिया ऑफ टॉड एंटीरियरली, फेशिया जुकरकांड पोस्टीरियरली, और सबसे बाहर होता है पैरा रीनल फैट के सबसे अंदर रीनल कैप्सूल, देन पेरी रीनल फैट, देन रीनल फेशिया, उसमें 2 लेयर्स होते हैं, फेशिया ऑफ टॉड एंड फेशिया जुकरकांड, फिर एंड में सबसे बाहर होता है पैरा रीनल फैट। ठीक है, तो ये कवरिंग्स ऑफ किडनी। अब ये जो रीनल फेशिया होता है, फेशिया जीरोटा, वो क्या करता है, स्प्लिट करता है 2 पार्ट में, और फिर ये फेशिया जीरोटा ये स्प्लिट करेगा 2 पार्ट में और फिर किडनी को कवर करेगा। इसी के साथ साथ ये एक और बार स्प्लिट करता है टू कवर द सुप्रारीनल ग्लैंड। ये सुप्रारीनल ग्लैंड उसको भी ये कवर करता है, फेशिया जीरोटा, और अल्टीमेटली ये फिर डायफ्रामेटिक फेशिया जो होता है उसके साथ ये मर्ज हो जाता है। तो फेशिया जीरोटा के बारे में। उसके बाद रिलेशंस ऑफ किडनी, ये भी तो एंटीरियर रिलेशंस दे आर डिफरेंट फॉर राइट एंड लेफ्ट किडनी, पोस्टीरियर रिलेशन दे आर सेम। तो एंटीरियर रिलेशन देखते हैं। तो राइट किडनी के हमारी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। अब राइट साइड में क्या क्या होगा, एक तो होगा लीवर, देन सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, फिर राइट कॉलिक फ्लेक्चर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। तो ये राइट किडनी के रिलेशन, और राइट एड्रिनल ग्लैंड, तो ये राइट किडनी के रिलेशंस। लीवर, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, राइट सुप्रारिनल ग्लैंड, राइट कॉलिक फ्लेक्चर एंड जेजुनम। कि ये 3 चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ ऊपर की ये लीवर, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, ये अलग है। अब लेफ्ट किडनी, लेफ्ट साइड क्या क्या आएगा, एक तो आएगा स्टमक, देन स्प्लीन, देन यहाँ पे पेंक्रियास होता है, बॉडी ऑफ द पेंक्रियास, देन लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलन एंड जेजुनम। कि इसमें भी जेजुनम आएगा। कि स्टमक, स्प्लीन, बॉडी ऑफ द पेंक्रियास, लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर एंड जेजुनम। क्लियर। इसमें एक डिसेंडिंग कोलन भी आएगा, वो भी याद रखना। तो ये एंटीरियर रिलेशंस ऑफ किडनी। राइट साइड कौन सा ऑर्गन आता है, लेफ्ट साइड कौन सा ऑर्गन आता है, उसी हिसाब से ही पता चल जाएगा। उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशन। अब राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी लोअर साइड होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी, क्योंकि यहाँ पे लीवर आता है, इसलिए राइट किडनी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ लोअर होती है। देयरफॉर राइट किडनी इज रिलेटेड टू ओनली 1 रिब, कैन ओनली 12th रिब, जबकि लेफ्ट किडनी इट इज़ रिलेटेड टू 11 एंड 12 रिब। राइट किडनी ओनली 12 रिब, लेफ्ट इज 11 एंड 12 रिब। फिर पोस्टीरियर रिलेशन में एक तो आते हैं मसल्स, डायफ्राम, सोअस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये 4 मसल्स आते हैं, डायफ्राम, सोअस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। के ऊपर डायफ्राम होगा, देन क्वाड्रेटस लंबोरम, सोअस मेजर और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये 4 मसल आएंगे। फिर 3 नर्व्स आएंगी, सबकोस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, 3 नर्व हो गए। और उसके बाद 2 लिगामेंट। ओके, 4 मसल, 3 नर्व, 2 लिगामेंट। 2 लिगामेंट कौन सा, ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो ये पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ किडनी, दे आर सेम फॉर बोथ द किडनीज। तो हमने एंटीरियर रिलेशन देख लिया, ये एंटीरियर रिलेशन ऑर्गन वाइज याद रखना है, राइट साइड कौन सा ऑर्गन, लेफ्ट साइड कौन सा ऑर्गन। फिर पोस्टीरियर रिलेशन, 4 मसल, 3 नर्व एंड 2 लिगामेंट्स। ब्लड सप्लाई टू द किडनी इट इज़ बाय रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के भी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है बाद में, एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी, पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी। अब इन दोनों के बीच का जो एक एरिया होता है, बीच में एक लाइन बनती है विच इज़ ए वास्कुलर, उसे कहते हैं ब्रॉडल्स लाइन। ये देख रहे हो ब्रॉडल्स लाइन, इट इज़ अ ए वास्कुलर जोन। तो ये वाला पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी सप्लाई करेगी, ये वाला एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी, बीच में ए वास्कुलर जोन होगा विच इज़ ब्रॉडल्स लाइन। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर स्टैग हॉर्न कैलकुलस रिमूव करना हो तो जो किडनी में इंसिजन रखेंगे वो ये अलॉन्ग द ब्रॉडल्स लाइन होगी। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है, ब्रॉडल्स लाइन, जंक्शन ऑफ द एरिया सप्लाइड बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी, इट इज़ अ ए वास्कुलर लाइन। सर्जिकल इंसिजन in the kidney is made in this line to remove stag horn calculi.
क्लियर, ब्रॉडल्स लाइन। उसके बाद रीनल एंगल। रीनल एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन द 12th रिब एंड इरेक्टर स्पाइनस मसल या सैक्रोस्पाइनलिस मसल के 12th रिब इरेक्टर स्पाइनस मसल, तो ये बन गया रीनल एंगल। यहाँ पे लोअर पोल ऑफ द किडनी प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। इसका बस ब्लड सप्लाई सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल एंड इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज अगेन राइट सुप्रारीनल, लेफ्ट सुप्रारीनल। फिर यूरेटर। यूरेटर के 3 पार्ट है। पेल्विस ऑफ द यूरेटर, ये पेल्विस ऑफ द यूरेटर है, ये एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर और ये पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर। तो 3 पार्ट हुए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कंस्ट्रिक्शंस। तो कंस्ट्रिक्शन 5 सर्जिकल कंस्ट्रिक्शन होते हैं और 3 एनाटॉमिकल। 5 सर्जिकल कंस्ट्रिक्शन कौन से होता है? एक ये होता है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, कि ये पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। उसके बाद दूसरा होता है एट द ब्रिम ऑफ द पेल्विस, पेल्विक ब्रिम, यहाँ पे होता है सेकंड कंस्ट्रिक्शन। फिर होता है इन मेल क्रॉसिंग ऑफ द वास्ट डिफरेंस, के वास्ट डिफरेंस जब क्रॉस करता है यहाँ पे, कि 3 कंस्ट्रिक्शन हो गए, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, पेल्विक ब्रिम एंड वास्ट डिफरेंस, क्रॉसिंग ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन मेल। फीमेल में क्रॉसिंग ऑफ राउंड लिगामेंट। फिर चौथी है यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन, मतलब जब यूरेटर ब्लैडर में एंटर करती है वहाँ पे यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन। और 5वीं होती है टिप ऑफ द यूरेटर। तो 5 कंस्ट्रिक्शन हो गई सर्जिकल कंस्ट्रिक्शन। पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, पेल्विक ब्रिम, वास्ट डिफरेंस, क्रॉसिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस या राउंड लिगामेंट, यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन एंड टिप ऑफ द यूरेटर। फिर नैरोएस्ट पार्ट जो होता है वो ये वाला होता है यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरेटर इज यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन। उसके बाद टिप ऑफ द यूरेटिक ओरिफिस। एनाटॉमिकल कंस्ट्रिक्शन इसमें ही है, एक ये है पेल्वी यूरेटिक जंक्शन एनाटॉमिकल कंस्ट्रिक्शन पहली, फिर दूसरी एट द ब्रिम ऑफ द पेल्विस पेल्विक ब्रिम, और तीसरी ये यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन। तो ये 3 एनाटॉमिकल कंस्ट्रिक्शन, बाकी ये 5 सर्जिकल कंस्ट्रिक्शन। फिर ये ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरेटर है, इससे नाम हो सकता तो याद रखना। ये था किडनी एंड यूरेटर के। तो क्या आप देखते हैं रेक्टम एंड एनल कैनाल के बारे में। रेक्टम उसके फीचर्स ये है कि इट डज नॉट हैव एनी फीचर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब नो टीनिया कोलाई, नो सर्कुलेशन, नो अपेंडिसिस एपिप्लोइका, मतलब टीनिया कोलाई भी नहीं होता, सर्कुलेशन भी नहीं होते हैं, अपेंडिक एपिप्लोइका जो फैट पाउचेस होते हैं वो भी नहीं होते। इसके रिलेशंस देखते हैं रेक्टम के। तो मेल में एंटीरियरली होता है ब्लैडर एंड पेल्विस, ओके, ये मेल है। एंटीरियरली होता है ब्लैडर एंड पेल्विस। पोस्टीरियरली होता है सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, पोस्टीरियरली सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। फीमेल में क्या होता है? एंटीरियरली होता है यूट्रस एंड वजाइना, पोस्टीरियरली सेम सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। यूट्रस एंड वजाइना, पोस्टीरियरली सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ये रिलेशंस हो गए मेल में और फीमेल में। इसके बाद कर्वेचर। अब एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में भी कर्वेचर होता है और मीडियल लेटरल साइड राइट लेफ्ट साइड में भी कर्वेचर होता है। तो ये सबसे ऊपर होता है सेक्रल कर्वेचर, ये सेक्रल कर्वेचर, पेरिनियल कर्वेचर, ये 2 कर्वेचर होता है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, सेक्रल कर्वेचर एंड पेरिनियल ये कर्वेचर। लेटरल एक्सिस में भी 3 होता है, अपर राइट कर्वेचर, मिडल लेफ्ट कर्वेचर एंड लोअर राइट कर्वेचर, लोअर राइट कर्वेचर के अपर राइट, मिडल लेफ्ट एंड लोअर राइट कर्वेचर। इस तरीके से होता है कर्वेचर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये देखते हैं, ये बाद में देखेंगे हम। हाउस्टन वाल्व प्रेजेंट होता है, तो अपर राइट कर्वेचर के राइट कर्वेचर उसकी ऑपोजिट साइड हाउस्टन वाल्व होगा, तो लेफ्ट साइड होगा। फिर यहाँ पे मिडल लेफ्ट कर्वेचर है तो फिर राइट साइड कर्वेचर होगा, सॉरी राइट साइड हाउस्टन वाल्व होगा। यहाँ पे लोअर राइट कर्वेचर है तो फिर लेफ्ट साइड हाउस्टन वाल्व होगा। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ द रेक्टम, तो अपर 1/3 में एंटीरियर एंड लेटरल दोनों साइड रिलेशन पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। मिडल 1/3 में एंटीरियर प्रेजेंट होता है, लेटरल में एब्सेंट होता है। लोअर में एंटीरियर एंड लेटरल दोनों साइड एब्सेंट होता है। याद ना रहा है तो भी चलेगा। विसरल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीरियर रिलेशन मेल में अपर 2/3 होता है रेक्टो वजाइकल पाउच, ओके, ये रेक्टो वजाइकल पाउच। लोअर 1/3 में होता है बेस ऑफ द ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स। फिर एंटीरियर रिलेशन इन द फीमेल, तो अपर 2/3 में होता है रेक्टो यूट्राइन। मेल में होता है रेक्टो वजाइकल पाउच क्योंकि ब्लैडर आ जाता है यहाँ पे, इसलिए रेक्टो वजाइकल पाउच। फीमेल में होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच क्योंकि यूट्रस आ जाता है, इसलिए रेक्टो यूट्राइन पाउच। लोअर 1/3 में इसमें होगा पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना, बस ब्लैडर वो सब नहीं होगा यहाँ पे। पोस्टीरियर रिलेशन तो सेम ही होता है, सैक्रम कॉक्सिक्स, बाकी ये सारे पोस्टीरियर रिलेशंस। क्लियर, तो ये रिलेशंस याद रखना है, विसरल रिलेशन, पेरिटोनियल रिलेशन, और ये भी बता दिया आगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं हाउस्टन वाल्व। मैंने कर्वेचर बताया था। अब हाउस्टन वाल्व होता क्या है? परमानेंट म्यूकोजल फोल्ड ऑफ द रेक्टम। तो ये हमारा रेक्टम जा रहा है,
तो परमानेंट म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं, जिसे कहते हैं हाउस्टन वाल्व। ये उनकी लोकेशन है। फर्स्ट हाउस्टन वाल्व ऑन द कॉन्केव होता है लेफ्ट लेटरल, मतलब जो कर्वेचर होगा उसके ऑपोजिट साइड हाउस्टन वाल्व होगा। क्लियर। उसमें जो सेकंड हाउस्टन वाल्व होता है विच इज़ ऑन द राइट साइड, इट इज़ द मोस्ट कॉन्स्टेंट वाल्व, इट इज़ द मोस्ट कॉन्स्टेंट वाल्व। 3 हाउस्टन वाल्व होता है, ये पहला, ये दूसरा विच इज़ द मोस्ट कॉन्स्टेंट, और ये तीसरा। अभी जो हाउस्टन वाल्व्स होते हैं दे आर मोर प्रोमिनेंट व्हेन दे आर डिस्टेंडेड बाय द स्टूल। अब अगर ये हाउस्टन वाल्व्स डैमेज हो गए, इट लीड्स टू फीकल इनकॉन्टिनेंस, लीड्स टू फीकल इनकॉन्टिनेंस। क्लियर। हाउस्टन वाल्व अगर डैमेज हुए, इट लीड्स टू फीकल इनकॉन्टिनेंस। ब्लड सप्लाई ऑफ द रेक्टम, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज, पैरायोटिक लिम्फ नोड एंड इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड। फिर ये नर्व सप्लाई, वो भी याद। तो ये था रेक्टम के बारे में। उसमें याद रखना ये हाउस्टन वाल्व्स और ये रिलेशंस ऑफ द रेक्टम। उसके बाद एनल कैनाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भी टिपिकल फीचर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्सेंट होता है। नो टीनिया कोलाई, नो सर्कुलेशन, नो अपेंडिसिस एपिप्लोएका। एनल कैनाल इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेक्टम विच टर्न्स बैकवर्ड, इट कंटिन्यूज एज एनल कैनाल। अब जब रेक्टम एक टर्न लेता है और पीछे की तरफ आता है तो ये एक एंगल फॉर्म करता है विच इज़ एनो रेक्टल एंगल। तो ये 120 डिग्रीज होता है, अराउंड 90 to 120 डिग्रीज होता है। अगर ये मोर देन 120 डिग्रीज हो गया, इट लीड्स टू फीकल इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस। तो ये हमने देख लिया, हाउस्टन वाल्व डैमेज हुआ तो फीटल इनकॉन्टिनेंस होगा, और ये एनो रेक्टल एंगल मोर देन 120 डिग्री तो फीटल इनकॉन्टिनेंस होगा। अब ये है हमारा एनल कैनाल। अभी एनल कैनाल उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, विच इज़ डन बाय दिस पेक्टिनियल लाइन, कि यहाँ पे पेक्टिनेट लाइन या फिर डेंटेड लाइन। तो ये अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम, सॉरी अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, और ये लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, डिवाइडेड बाय पेक्टिनेट लाइन, ऑल्सो नोन एज वाटर शेड लाइन। अब डिफरेंस क्या है ये अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला तो आर्टीरियल सप्लाई, अपर में है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, लोअर में है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज, इसमें अपर में है सुपीरियर रेक्टल वेन, लोअर में है इंफीरियर रेक्टल वेन। ये सुपीरियर रेक्टल वेन अल्टीमेटली ड्रेन करती है इनटू पोर्टल वेन। इंफीरियर रेक्टल वेन वो डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू इंफीरियर वीना कावा। तो इंफीरियर वीना कावा। नर्व सप्लाई, अपर पार्ट तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, लोअर पार्ट बाय सोमैटिक या पुडेंटल नर्व, कि अपर पार्ट इज ऑटोनॉमिक, लोअर पार्ट इज पुडेंटल नर्व। लिम्फेटिक ड्रेनेज, अपर में इंटरनल इलियाक, लोअर में है सुपरफिशियल इंग्वाइनल, कि लोअर में सुपरफिशियल इंग्वाइनल, अपर में इंटरनल इलियाक। एनलार्जमेंट ऑफ द वीनस रेडिकल्स, उसे कहते हैं हेमरॉइड्स। तो हेमरॉइड्स अपर पार्ट में होंगे, उसे कहते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स एंड दे आर पेनलेस, कि अपर पार्ट में दे आर इंटरनल हेमरॉइड्स एंड दे आर पेनलेस। लोअर पार्ट में दे आर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स एंड एक्सट्रीमली पेनफुल, कि अपर में पेनलेस, लोअर में एक्सट्रीमली पेनफुल। एपिथेलियम, अपर में सिंपल कॉलमनर, लोअर में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है। ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये हेमरॉइड्स एंड एपिथेलियम, तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हो गए। क्लियर। उसके बाद फीचर्स देखते हैं अपर पार्ट के और लोअर पार्ट के। तो ये हमारी पेक्टिनेट लाइन है, ये वाला है अपर पार्ट। तो इसके फीचर्स, तो पहला हमें देख सकते हैं ये, इसे कहते हैं एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेग्नी। दे आर म्यूकोजल फोल्ड्स, ओके, न्यूमरस लॉन्जिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स नोन एज एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेग्नी। अब इनके बीच में ये जो गैप है, ये गैप इट इज़ एनल साइनस, इट इज़ एनल साइनस। ये एनल कॉलम्स में इट कंटेन सुपीरियर रेक्टल वेन, और बीच में गैप इट इज़ एनल साइनस। अब नीचे उसके नीचे एनल वाल्व प्रेजेंट होता है। एनल वाल्व को हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय दिस पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन भी एक म्यूकोजल फोल्डिंग ही है। जितने भी ये लाइनिंग देख रहे हो दे आर म्यूकोजल फोल्ड्स। तो एनल वाल्व अगर डैमेज हो गए देन ऑल्सो इट लीड्स टू फीकल इनकॉन्टिनेंस। तो 3 चीज़ें हमने देख ली लीडिंग टू फीकल इनकॉन्टिनेंस। पहला तो हाउस्टन वाल्व डैमेज, देन इंक्रीज एनो रेक्टल एंगल, और तीसरा ये एनल वाल्व डैमेज। कि एनल वाल्व it is a concentric mucosal fold present at the lower end of the anal canal. This position is indicated by wavy pectinate line. अब एनल कॉलम्स उसके बीच में होता है एनल साइनस। अब ये एनल वाल्व अगर रप्चर होगा इट लीड्स टू फिशर इन एनो। एनल वाल्व अगर रप्चर होगा इट ऑल्सो लीड्स टू फिशर इन एनो। एनल वाल्व रप्चर होगा, लीड्स टू फिशर। तो ये अपर पार्ट। अब लोअर पार्ट, तो उसके बाद ये वाला जो है ये पूरा है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये डिवीजन किया हुआ है बाय हिल्टन्स वाइट लाइन। हिल्टन्स वाइट लाइन, ऊपर वाला पार्ट है पेक्टेन पार्ट, नीचे वाला है एनल वर्च। ये हिल्टन वाइट लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि एनल स्पिंक्टर, 2 एनल स्पिंक्टर होता है, एक होता है एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर और एक इंटरनल एनल स्पिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्पिंक्टर होता है इट एक्सटेंड्स अप टिल हिल्टन्स वाइट लाइन, और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर वो पूरे एनल कैनाल तक एक्सटेंड करता है।
अप टू द एनल ऑरिफिस, जो एनल ओपनिंग होती है वहाँ तक। तो उसका सिग्निफिकेंस है हिल्टन वाइट लाइन के प्रेजेंट है तो म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन। इट डिवाइड्स इनटू लोअर पार्ट इनटू टू पार्ट्स। पेक्टेन पार्ट प्रेजेंट बिटवीन द एनल वाल्व के यहाँ पे एनल वाल्व एंड हिल्टन्स वाइट लाइन लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड बस एनल वर्च प्रेजेंट बिटवीन हिल्टन्स वाइट लाइन एंड एनल ऑरिफिस। ये है एनल वर्च प्रेजेंट बिटवीन हिल्टन्स वाइट लाइन एंड एनल ऑरिफिस के दो पार्ट हो गए, पेक्टेन पार्ट एंड एनल वर्च। क्लियर। हिल्टन्स लाइन ऑल्सो नोन एज इंटरस्पिंक्टरिक ग्रूव, क्योंकि इंटरनल एनल स्पिंक्टर इट एक्सटेंड्स अप टू द हिल्टन्स वाइट लाइन। अब एनल स्पिंक्टर, दो एनल स्पिंक्टर होता है, ये वाला है इंटरनल एनल स्पिंक्टर और ये वाला एक्सटर्नल। इंटरनल एनल स्पिंक्टर एक्सटेंड टिल द वाइट लाइन ऑफ पेक्टेन, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर extend throughout the length of the anal canal. Internal anal sphincter controlled by autonomic nervous system. External it is by pudendal nerve, याद रखना है pudendal nerve, जो एक ब्रांच देती है inferior rectal nerve के बाद pudendal nerve याद रखना है। क्लियर। तो ये थे एनल स्फिंक्टर्स के बारे में। तो हमने ये डिविजन्स ऑफ एनल कैनाल याद रखना है, उसके फीचर्स याद रखने हैं, ये एनोरेक्टल एंगल, ये डिफरेंशिएटिंग मतलब डिफरेंस खास याद रखना है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, ये उसका डायग्राम और ये उसके फीचर्स याद रखना है।